Hello, students and newly qualified CMAs. First of all, a very big congratulations to all the students who have cleared the final examination of CMA, one of the toughest course of in the India. Before starting the topic, let me introduce myself. My name is CMA Hem Tripathi, and I am a working professional. I have passed my cost accountancy in December 2015, and I got placed in Nestle through campus placement. So guys, I am here to help you out with the basic costing concepts and basic questions that are asked during the interview. So being a cost accountant, most of the companies are coming to hire you on costing profiles. So there are the basic terms which are used in costing, but you have to give the answers with the help of examples. So I am here to help you out. Let's go. So guys, here is the list of the questions which are asked during the interviews. The very first question, what is cost center? And they can also ask what is cost driver? What is BOM, bill of material? What is cost and their types? What is standard costing? What is ABC costing? And what are the methods of valuation of inventory? We will work out on these whole questions but with the help of examples. So let me give you the picture of factory, how the factory is set up, how the laborers are there, how the energy is used, how the overheads are allocated. So let's go guys. First of all, you must be thinking what is cost. So cost is a very wide term. It has a very wide scope. So let's understand with the help of factory setup. So first of all, there is a production area. प्रोडक्शन एरिया क्या होता है? प्रोडक्शन एरिया वो होता है जहां पे इनपुट डाला जाता है और आउटपुट निकाला जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, लेबर एंड रॉ मटेरियल. करेक्ट गाइस. अब इस प्रोडक्शन एरिया को और भी कुछ लोग हैं जो कि असिस्ट कर रहे हैं. आप जैसे फाइनेंस वाले लोग, एचआर के लोग, आईटी के लोग, वो लोग बैठते हैं किसमें? स्टाफ एरिया में. करेक्ट. जो कि इनकी अकाउंटिंग करते हैं. एचआर वाले क्या करते हैं? सैलरीज बनाते हैं. आईटी वाले पूरा का पूरा सिस्टम देखते हैं. करेक्ट. उसके अलावा कैंटीन एरिया होता है जहां पे फूडिंग होती है. उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एरिया होता है. अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी तो हम बोर्ड से परचेज करते हैं, नहीं. फैक्ट्री के ऊपर क्या होते हैं? गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस होते हैं कि आप महीने में इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हो? कंज्यूम कर सकते हो. तो उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं. तो अपने प्रोडक्शन प्लान को पूरा करने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी खुद से भी क्या करनी पड़ती है? जनरेट करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ डीजल फ्यूल्स. करेक्ट. उसके अलावा एक बॉयलर एरिया होता है. आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे अपने कॉस्ट ऑडिट में, अपने कॉस्टिंग में, कि भाई बॉयलर से स्टीम जनरेट की गई. हाँ, बॉयलर से बिल्कुल स्टीम जनरेट की जाती है. और स्टीम से क्या होता है? आपकी हीट जनरेट होती है, जिससे मशीन्स में क्या आती है? एनर्जी आती है. करेक्ट. सो बेसिकली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वन इज स्टीम एंड अदर इज इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू विच वी आर गोइंग टू रन दी मशीन्स इन द प्रोडक्शन लाइन्स. करेक्ट. तो एक बेसिक सेटअप था. अब मैंने एग्जांपल लिया है एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी का. ठीक है. तो एक बिस्किट बनाने के लिए आपका क्या क्या यूज होता है? आपका आटा यूज होता है, ठीक है, आपका मैदा यूज होता है, आपकी शुगर यूज होती है, और उसको पैक करने के लिए आपका पैकिंग मटेरियल यूज होता है. करेक्ट. ठीक है. तो ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये इसमें यूज किए जाते हैं. तो आपने डायरेक्ट रॉ मटेरियल की डेफिनेशन पढ़ी होगी क्या? ठीक है. डायरेक्ट raw material is the cost which can be directly identifiable with the finished good, जो कि finished good में डायरेक्टली दिख रही है. लेकिन इतना क्या इनफ है आपके लिए जानने के लिए? नहीं. ठीक है. इतना ही इनफ नहीं है. इसके अलावा इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए आप क्वांटिटी से जिस रेट को मल्टीप्लाई करते हैं वो कंजम्पशन रेट होता है कि परचेज रेट होता है? अगर कंजम्पशन रेट होता है तो कंजम्पशन रेट कंप्यूट कैसे किया जाता है? यही चीजें हमको समझनी है. यही चीजें. ठीक है. ट्रस्ट मी गाइस, इंटरव्यूज क्रैक करना आपके लिए बहुत इजी होगा. जस्ट आपको बेसिक चीजों पे ध्यान देना है और बेसिक चीजों के लॉजिक्स पे ध्यान देना है. चलते हैं आगे. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज इज कैलकुलेटेड फ्री फैक्ट्री गेट. अब आपने एफओबी सुना होगा, फ्री ऑन बोर्ड. जब इंपोर्ट होके आता है तो उससे पहले का जो भी खर्चा होता है, पोर्ट पे आने से पहले का जो भी खर्चा होता है, वो क्या होता है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है. वैसे ही एक वर्ड यूज किया जाता है यहां पे, फ्री फैक्ट्री गेट, यानी कि फैक्ट्री के गेट तक आने का जो खर्चा है रॉ मटेरियल का, जो जो कॉस्ट उस पर लग रही है,
अगर कोई कॉस्ट रिफंडेबल है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसके अलावा जो भी कॉस्ट उसमें लग रही है वो क्या कर दी जाएगी, उसमें ऐड कर दी जाएगी। अब यही देखना है कौन कौन सी कॉस्ट क्या होती है, ऐड होती हैं। प्राइस में हम उसके इंक्लूड करते हैं क्या, इंश्योरेंस, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं गुड्स इन ट्रांजिट के लिए। फ्रेट ऐड करते हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट, अगर मैंने पोर्ट से सामान क्लियर करवाया है तो मेरे कस्टम एजेंट्स होते हैं जो कि मेरे बिहाफ पे काम करते हैं, मैं उनको कुछ कमीशन पे करता हूं, ठीक है। उसके अलावा पोर्ट पे मेरे कुछ और चार्जेस लग जाते हैं छोटे मोटे, कस्टम ड्यूटीज विच आर नॉन रिफंडेबल, ठीक है, बिकॉज रिफंडेबल कस्टम ड्यूटीज डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्सेट्रा। इन सबको ऐड करने के बाद क्या होता है, मेरी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाती है। लेकिन ये क्या है, परचेज प्राइस है। अभी जो मैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए जिस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा वो परचेज प्राइस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखना है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या किया है, आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया है। फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स वर परचेज्ड, आटा 300 किलो, मैदा 200 किलो, शुगर खरीदी मैंने कितनी 500 किलो, 30 रुपए का रेट है, 40 का है, 60 रुपए का है, इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी, करेक्ट। उसके अलावा फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस वर ₹50,000। कैलकुलेट दी परचेज प्राइस पर केजी, कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। मटेरियल क्वांटिटी रेट वैल्यू फ्रेट एंड इंश्योरेंस टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर केजी, ठीक है। मटेरियल मेरे क्या है, आटा मैदा शुगर है, ये मेरी क्वांटिटी है 300 200 500, रेट है मेरा 30 40 60, टोटल वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9,000 8,000 3,000। टोटल मेरा फ्रेट ऑफ इंश्योरेंस कितना है 50,000 है, जिसको मैं बांट दूंगा किसमें, क्वांटिटी के रेशो में बांट दूंगा, तो 15,000 10,000 25,000। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी 9,000 प्लस 15,000 कितना होता है 24,000 18,000 55,000। टोटल कॉस्ट हियर कम्स टू 97,000। एंड कॉस्ट पर केजी कैसे निकालूंगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मीन्स 24,000 डिवाइडेड 300 कितना आता है 80 रुपए पर केजी, ठीक है। यहां पर ये मेरा कितना आएगा 90 रुपए पर केजी, और यहां पे मेरा कितना आएगा 110 रुपए पर केजी, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या कंप्यूट कर लिया, कॉस्ट पर केजी, लेकिन ये क्या है परचेज प्राइस है, ठीक है। अब मुझे तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, उसमें कौन सा रेट यूज होगा। अब गाइज मेरे पास ये मैंने परचेज किया है, लेकिन पिछले महीने का कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था जो कि मेरे इस महीने का ओपनिंग स्टॉक है, और उनको मैंने डिफरेंट रेट्स पे परचेज किया हुआ है, ठीक है। अब जब मैं कंज्यूम करूंगा तो एज पर फीफो मेथड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विल यूज ओनली फीफो मेथड। फीफो मेथड ही यूज किया जाता है किसके लिए, यूजेज के पर्पस के लिए, कंजम्पशन के पर्पस के लिए क्या किया जाता है, फीफो मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो मेरे ओपनिंग स्टॉक में पहले पड़ा होगा मैं उसको पहले यूज करूंगा, जो परचेज मैंने बाद में किया होगा मैं उसको बाद में यूज करूंगा। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं तो जो मैंने परचेज किया मैंने वही कंज्यूम कर लिया, तो मेरा परचेज रेट ही क्या बन जाएगा, कंजम्पशन रेट बढ़ जाएगा। तो उस केस में, जिस केस में मेरा ओपनिंग स्टॉक नहीं है, वहां पे मेरा परचेज रेट ही क्या होगा, कंजम्पशन रेट होगा, और उसी से मेरा क्या निकलेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकलेगा। चलते हैं आगे एग्जांपल में, ठीक है। मेरा ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, आटा पड़ा है 500 रुपए, 200 रुपए शुगर, 200 ये पड़ा है मेरा 200 किलो, 300 किलो 200 किलो मेरी शुगर पड़ी हुई है, रेट कितना है 70 100 और 100, ठीक है। आगे आते हैं, कंजम्पशन किया मैंने 1000 किलो, 300 किलो आटा, 400 किलो मैदा, 300 किलो शुगर, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पे देखो मेरा आटा मैदे का ओपनिंग स्टॉक कितना है 500 200 200, परचेज किया मैंने 300 200 500 पिछली स्लाइड में, टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई मेरी 800 400 700, इसमें से मैंने कंज्यूम कर लिया 300 400 300, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा कैसे निकलेगा, टोटल क्वांटिटी माइनस कंजम्पशन क्वांटिटी, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरा 500, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 200 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे देखो क्या निकाला मैंने, कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन और यूजेज एज पर फीफो मेथड। फीफो मेथड के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, कंजम्पशन कितना है मेरा 300 400 और 200, जो कि मैंने यहाँ एग्जांपल में ले रखा है। अब कुछ मैं उठाऊंगा ओपनिंग स्टॉक से, कुछ मैं उठाऊंगा परचेजेस से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक का रेट लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे कितना लिया है 300, और रेट कितना है यहाँ पे 70 है, ठीक है। और मैंने 300 ही कंज्यूम किया था, तो मैंने परचेज में से कुछ भी नहीं उठाया। यहाँ मैंने 400 कंज्यूम किया है, 200 में उठाऊंगा किसमें से, ओपनिंग में से, और बाकी 200 में उठाऊंगा परचेज में से, दोनों के डिफरेंट रेट है। ये मैंने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। शुगर कितना कंज्यूम किया 300 किया, 200 उठाऊंगा कहाँ से, ओपनिंग से, ठीक है। इसके अलावा क्या करूंगा मैं, जो 100 उठाऊंगा वो कहाँ से उठाऊंगा, अपने परचेज से उठाऊंगा, दोनों के डिफरेंट रेट है। टोटल कंजम्पशन मेरा कितना आ गया 21,000 38,000 और 21,000, डिवाइड कर दूंगा किससे, कंजम्पशन क्वांटिटी से, तो मेरा यहां पे क्या निकल गया 70 95 और 103 रुपए। तो यही मेरा क्या है, कंजम्पशन रेट है। और कंजम्पशन रेट को ही मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए यूज करता हूं। सो ओनली सेइंग दैट direct raw material cost, the cost which can be directly identifiable with the finished good is not enough. If you substantiate your answer with the help of the example, really the interviewer is going to be impressed by you. चलते हैं आगे देखते हैं।
अब ये बॉम्ब क्या होता है, आपने सुना होगा बिल ऑफ मटेरियल। ये बिल ऑफ मटेरियल होता क्या, देखो बिल ऑफ मटेरियल कुछ नहीं होता। अगर मुझे एक बिस्किट बनाने के लिए आटा चाहिए, मैदा चाहिए और शुगर चाहिए और पैकिंग मटेरियल चाहिए, तो इनकी जो भी क्वांटिटीज हैं, जितनी जितनी क्वांटिटी लगती है, ठीक है, और जो उसका बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यानी कि आटे को केजी में, मैदे को केजी में, शुगर को केजी में, लेकिन जो पैकिंग मटेरियल होता है उसको हम किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अ बिल ऑफ मटेरियल इज अ लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। बॉम्ब आपका 1 किलो का भी हो सकता है, 10 किलो का भी हो सकता है, 100 किलो का भी हो सकता है, 1000 किलो का भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 पैकेट ऑफ बिस्किट बॉम्ब शेल बी, देखो क्या होगा आपका, मटीरियल क्वांटिटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो आटा मैदा शुगर, अब यहाँ पे कितना है 0.2 kg, 0.5 kg, 0.3 kg, यानी कि 200 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम और 1 मीटर स्क्वायर क्या लगता है आपका, पैकिंग मटेरियल लगता है एक पैकेट को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाल दिया इसने, आटा मैदा शुगर, यहाँ पे इसने क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे इसने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले लिया, यहाँ पे इसने कंजम्पशन रेट ले लिया है, यूजेज रेट, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकाल लिया यहाँ पे इसने ये, तो टोटल ये कितना निकल के आ रहा है आपका 94.499। ये क्या है आपकी डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पैकेट ऑफ बिस्किट। तो ये आपकी क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, करेक्ट। चलते हैं आगे, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे कुछ कॉस्ट सेंटर आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपने कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी भाई, कॉस्ट सेंटर इज अ पूल ऑफ कॉस्ट, जहां पे सारी की सारी कॉस्ट को इकट्ठा कर दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। लेकिन फैक्ट्रीज में क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका एक प्रोसेस होता है बिस्किट बनने का, डब मेकर। डब को क्या बोलते हैं, आटा, जहां पे आटे और मैदे को मिला के किया जाता है, गूंदा जाता है, ठीक है। देन उसमें शुगर मिलाई जाती है, उसके बाद बिस्किट को कट किया जाता है। जैसे आपने पार्ले जी का बिस्किट देखा होगा, तो उसमें बीच में पार्ले लिखा होता है और वो अच्छे से शेप में होता है, तो कटर एंड शेपर। देन उसको बेक किया जाता है, उसके बाद उसको पैकिंग होती है, देन वो क्या बन जाता है, फिनिश गुड, यानी कि आउटपुट बन के रेडी हो जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें जो भी की जाती हैं, ये क्या ऐसा ही बन जाएंगी। आपको प्लांट में क्या क्या चाहिए भाई, लेबर लगे हुए हैं, यानी कि इन मशीन्स पे इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है टाइम पे मशीन्स का, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है ताकि ब्रेकडाउन ना आए। कंज्यूमेबल्स आपके क्या होते हैं, ग्रीस होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं आपके, जो कि क्या करते हैं, आपकी मशीन को लुब्रिकेट करते हैं, करेक्ट। चलते हैं आगे। व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? In above figure, there were 5 different machines which are used by labor and machines, labor energy. Machine 1 dove maker run by 4 laborers. एग्जाम्पल ले लिया है, एंड 1 सुपरवाइजर, भाई 4 लेबर लगे हुए हैं डब मेकर पे और सुपरवाइजर लगा हुआ है। लेबर आर पेड ऑन आर्ली बेसिस एंड सुपरवाइजर ऑन मंथली बेसिस। देयर इज अटेंडेंस शीट, लेबर विच इज फिल्ड बाय सुपरवाइजर। एक अटेंडेंस शीट होती है जो कि सुपरवाइजर भरता है, अभी इतने घंटे काम किया और इतनी इनकी क्या होगी, पेमेंट होगी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेबर वर्क 8 आवर्स डेली इन अ मंथ, आवरली वेज रेट ऑफ कितना है, 300 है, तो 4 मैन है, 30 दिन है, 8 घंटे हैं, टोटल 300 है, टोटल कितना आ गया आपका 2,88,000 पर मंथ, ठीक है। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर पर मंथ कितनी है, 22,000 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी कितना है आपका, 5,000 है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 10,000 रुपए है। ऑयल ग्रीस एंड अदर कंज्यूमर्स कितना है आपका, 3,000 है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी 2,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली कि भाई आपके कॉस्ट सेंटर पे कितनी लगेगी। हाउ दीज ऑल एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड, विल डिस्कस इन डिटेल फर्दर। ये कैसे एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए गए हैं, मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आगे डिस्कस किया है, कैसे कंप्यूट हुआ है देखेंगे आगे आके, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर इज, ठीक है। इट इज मशीन 1 वेयर ऑल द रिलेटिंग एक्सपेंसेस आर बुक्ड, देयरफॉर कॉस्ट सेंटर इज अ पूल ऑफ एक्सपेंस, इसलिए बोलते हैं। और all cost relating to machine is centered at one place, so each machine is a cost center. Total cost to be booked in a cost center, total कितनी आ गई आपकी, 3,30,000 आ गई। तो आपको समझ में आया होगा कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ठीक है। ये पिक्चर्स में इसलिए बना रहा हूं तो आपके दिमाग में एक फैक्ट्री का ओवरव्यू आए, तो जब भी आप अपने आंसर्स को उनको देंगे तो विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू देते वक्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट। चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर तो होता है, ठीक है। अब इस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को कुछ और कॉस्ट सेंटर्स भी क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स और कॉमन कॉस्ट सेंटर्स। भाई कौन कौन असिस्ट कर रहे हैं, भाई स्टाफ बैठा हुआ है, स्टाफ क्या कर रहा है, इसकी अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है। एचआर क्या कर रहा है, वेजेस की सैलरी, इनकी वेजेस बना रहा है, सैलरीज बना रहा है, ठीक है। कुछ पॉलिसीज लेके आ रहा है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट कर रहा है, लेबर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। आईटी क्या देख रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम देख रहा है, भाई इनके यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते होंगे वो देख रहा है, कंप्यूटर्स देख रहा है इनके, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जो कि मशीनरीज में यूज होती है, ठीक है। प्रोडक्शन में मशीनरीज होती हैं, कैंटीन, लेबर्स आके यहाँ पे खाना खाते हैं,
करेक्ट। बॉयलर से क्या हो रही है, स्टीम जनरेट हो रही है, जो कि मशीन्स में यूज की जा रही है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, चारों क्या हैं आपके, ये आपके कॉमन कॉस्ट सेंटर्स भी बोल सकते हो, और इनको क्या बोल सकते हो, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स भी बोल सकते हो, विच आर गिविंग देयर सर्विस टू दी प्रोडक्शन। करेक्ट, ठीक है। अब देखो सर्विस और कॉमन कॉस्ट सेंटर्स, एक तो आपके ये हैं, ठीक है। अब मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, अभी मैंने एक कॉस्ट सेंटर वाला एग्जांपल लिया था, तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 में कुछ कॉस्ट तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, बुक हो चुकी है। भाई कौन कौन सी कॉस्ट, लेबर कितने घंटे काम कर रहा है वहां पे, सुपरवाइजर खड़ा है वो देख रहा है, अटेंडेंस शीट लगा रहा है, वो लेबर की कॉस्ट ऑलरेडी बुक हो चुकी है। किसी मशीनरी पे अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है तो वो कॉस्ट ऑलरेडी क्या हो चुकी है, उस पर बुक हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी लग रही है उस पर, वो कॉस्ट भी क्या हो चुकी है, उस पर ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो जो कॉस्ट डायरेक्टली जाके बुक हो रही है, ठीक है, इसमें से जो लेबर है, भाई लेबर तो काम करता है घंटे के हिसाब से, और एक घंटे में उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स बनती हैं उसके हिसाब से, तो प्रोडक्शन पे डिपेंड है। तो लेबर तो क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है। लेकिन जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, भाई 10,000 यूनिट्स बनेंगी और इतने का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, इनका कोई भी क्या इंटरलिंकेज नहीं है, तो वो क्या है, आपका ओवरहेड है, ठीक है। तो वो ओवरहेड जो कि डायरेक्टली जाके बैठ जाते हैं कॉस्ट सेंटर्स पे, उनको क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, क्या कहते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यही डिफरेंस होता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे अपोर्शनमेंट, तो आपको अपोर्शनमेंट और एलोकेशन में समझ में आएगा। एलोकेशन का मतलब होता है डायरेक्टली एलोकेबल है, भाई दिख रहे हैं कि इस पे लग रहे हैं सीधा सीधा जाके, ठीक है। तो क्या है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 पे ऑलरेडी एक कॉस्ट बैठी हुई है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, ये जो सर्विस कॉस्ट है, कॉमन कॉस्ट है, यानी कि जो स्टाफ का खर्चा है, कैंटीन का खर्चा है, बॉयलर का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, पहले तो उसको लेके आना है किस पे, मशीन्स पे लेके आना है। फिर मशीन्स यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे किस पे लेके जाना है, आपको प्रोडक्ट पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये हम किसकी मदद से करते हैं, एबीसी कॉस्टिंग की मदद से करते हैं। और एबीसी कॉस्टिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर चाहिए। तो आने वाले एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि भाई एबीसी कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं एक बार। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे ले लिया है। लेट अस टेक एग्जाम्पल, हाउ विल यू एलोकेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ड्यूरिंग अ पीरियड टू अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब मेरा जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर अ मंथ फॉर अ होल फैक्ट्री इज 10 लाख एंड 2 लाख किलोवाट्स एट द रेट ऑफ ₹5। 2 लाख किलोवाट टोटल मेरा बिल आया है, ₹5 का मेरा रेट है, तो 10 लाख रुपए क्या आ गया मेरा टोटल फैक्ट्री का बिल आ गया। अब फैक्ट्री में मेरा क्या है, एक तो स्टाफ बिल्डिंग है, स्टाफ बिल्डिंग में कुछ वहां की लाइट्स हैं, फैंस हैं, एसीज हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब चल रहे हैं। उसके अलावा मेरी क्या है, प्रोडक्शन बिल्डिंग है। प्रोडक्शन बिल्डिंग में दो चीजें हैं भाई, एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग है, एक तो प्रोडक्शन फैक्ट्री बिल्डिंग है, जहां पे तुम्हारी मशीन्स हैं, उसके अलावा एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में तुम्हारे पंखे लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। दूसरी जो तुम्हारी मशीन चल रही है, वहां पे भी क्या हो रही है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो तुम्हें सारा का सारा खर्चा कहां पे लेके आना है, मशीन्स के ऊपर लेके आना है। किस पे लेके आना है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे। अब यही देखना है कि हम कैसे करेंगे इसको। चलते हैं आगे। स्टाफ एरिया, अब देखो होता क्या है, एक तो जो आपका स्टाफ एरिया, वहां पे एक मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी प्रोडक्शन बिल्डिंग होती है, ठीक है, वहां पर एक मीटर होता है, ठीक है। एक तो आपका स्टाफ एरिया में होता है और एक कहां पे होता है, आपका टोटल क्या होती है, जो आपकी बिल्डिंग होती है वहां पर होता है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है इसने, यहां पे स्टाफ एरिया में कितना है 50,000 और प्रोडक्शन एरिया का पूरा एक क्या है, मीटर लगा हुआ है। इसमें फैक्ट्री बिल्डिंग का भी आ रहा है और मशीन्स का भी आ रहा है। तो पता लग गया भाई यहाँ पे 50,000 यूनिट्स आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है, 1.5 लाख यूनिट्स आ रही हैं। अब इसके अलावा जो आपकी मशीन्स होती हैं, मशीन्स पे भी क्या की जाती है, मीटरिंग की जाती है कि भैया महीने में इतना इसने क्या किया, यूनिट्स कंज्यूम कर ली, इतनी यूनिट्स इसने पी ली, ठीक है। देखो अब टोटल बिल कितना आया था मेरा, 10 लाख रुपए आया था भाई। स्टाफ में 50,000 यूनिट्स का आया है बिल और प्रोडक्शन एरिया में कितना आया, 1.5 लाख रुपए आया है। तो 10 लाख को मैं इन दो में तो बांट सकता हूं, ठीक है। तो भाई ये 1/4 हो गया, ये कितना हो गया, 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख कितना होता है, 1/4 होता है। तो 10 लाख का 1/4 कितना हो रहा है, 2.5 लाख। और यहाँ पे कितना आ गया, रिमेनिंग कितना आ गया, 7.5 लाख। अब इसके अलावा मशीन 1 में मुझे पता है 40,000 यूनिट्स आई है, मशीन 2 में 30,000 यूनिट्स आई है और मशीन 3 में कितनी है, 30,000 यूनिट्स आई है। भाई प्रोडक्शन एरिया में एक तो मशीन है और चौथी क्या है, प्रोडक्शन बिल्डिंग है। अब मशीन 1 में कितनी है आपकी, 40,000 है, मशीन 2 में कितनी है, 30,000 है, मशीन 3 में कितनी है, 30,000। टोटल कितना होता है आपका, 1 लाख। तो 1,50,000 माइनस 1 लाख कितना होता है, 50,000। यानी कि फैक्ट्री बिल्डिंग कितना आया है, प्रोडक्शन एरिया बिल्डिंग जो है उस पे कितना बिल आया है, जहां पे प्रोडक्शन एरिया वहां पे जो पंखे लगे हुए हैं वो कितना बिल कंज्यूम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 50,000 यूनिट्स। कितना कर रहे हैं, 50,000 यूनिट्स। ये मैंने यहां से निकाल लिया। अब देखो ये जो 7.5 लाख रुपए है, ये 7.5 लाख रुपए इन 4 चीजों पे आता है। तो इसको तो मैं इस रेशो में बांट दूंगा, 4:5:3:3, ठीक है। कितना होता है, 4 + 5 9, 9 + 6 कितना होता है, 15।
तो यहाँ पे ये कितना आ गया आपका 2.5 लाख आ गया, इस पे कितना आ गया आपका 2 लाख आ गया, इस पे कितना आ गया 1.5 लाख आ गया, और इस पे कितना आ गया 1,50,000। टोटल चारों को मिला के कितना हो गया आपका 7.5 लाख। अब देखो यहाँ पे 2 लाख 1.5 लाख तो आ गया, लेकिन अभी जो ये स्टाफ एरिया का 2.5 लाख है और जो ये फैक्ट्री बिल्डिंग है यानी कि प्रोडक्शन बिल्डिंग का जो 2.5 लाख है, इसको भी लेके आना है किस पे, इन मशीन्स पे लेके आना है। ठीक है, वो कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं आगे, एक बार ध्यान से देखना जरा। एग्जिस्टिंग कॉस्ट यानी कि ऑलरेडी जो मशीन्स पे बुक है वो ले लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्ट, स्टाफ एरिया कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो मशीन 1 पे एग्जिस्टिंग कॉस्ट 2 लाख थी, 1.5 लाख थी, 1.5 लाख थी, जो कि पहले से बांटने से आ रहा था। फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी आई आपकी 2.5 लाख आई टोटल। तो इस 2.5 लाख को आपने किस रेशो में बांट दिया, जिस रेशो में ऑलरेडी मशीन्स पे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। 40,000 यूनिट्स लग रही थी, 30,000 लग रही थी, यहाँ पे कितनी लगी 30,000, कितना आ गया 1,75,000, और यहाँ पे कितना आ गया 75,000। स्टाफ का भी कितना था 2.5 लाख था, और एग्जिस्टिंग रेशो में बांट दोगे तो कितना आएगा 1,75,000, टोटल कितना हो गया आपका ये 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, 75,000 प्लस 75,000 प्लस 1.5 लाख कितना हो गया आपका 3 लाख, 3 लाख, टोटल 10 लाख रुपए कॉस्ट बन गई है मशीन 2, मशीन 3 और मशीन 1 पे। कितना 4 लाख 3 लाख 3 लाख। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की है। आपने क्या किया है, ओवरहेड को बांटा है कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से। अब ये कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का, इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट का आने का कॉज क्या था। ठीक है, क्या कॉस्ट था, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स, अफेक्ट क्या था उसका बिल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई यहां पे मेरा खर्चा 4 लाख आ रहा है, यहां पे मेरा खर्चा कितना आ रहा है 3 लाख आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है मेरा 3 लाख रुपए आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्ट पे भी तो लेके जाना है। अब प्रोडक्ट पे कैसे लेके जाएंगे भाई, अब देखो जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या है, बिस्किट है। अब अगर बिस्किट और डव मेकर, बिस्किट और डव मेकर का अगर तुम रिलेशनशिप देखोगे तो भाई बिस्किट से डव मेकर में लग क्या रहा है, आटा, मैदा और क्या, शुगर लग रही है। तो भाई मेरा क्या बन जाएगा ड्राइवर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या ड्राइवर बन जाएगा मेरा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, देखो कैसे बन जाएगा, देखो यहां पे क्या लिखा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन ईच मशीन। क्योंकि हर मशीन में मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। भाई प्रोडक्ट के साथ में मेरे इन कॉस्ट सेंटर्स की क्या रिलेशनशिप है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे 50,000 कंज्यूम हुआ, यहाँ पे 50,000 कंज्यूम हुआ, यहाँ पे 50,000 कंज्यूम हुआ। और मुझे ये पता है कि मेरे एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल क्या लगता है, 1 किलो लगता है। ठीक है, तो 4 लाख पे अगर 50,000 लगता है, देखो भाई 4 लाख पे अगर 50,000 लगता है तो 1 किलो पे कितना लगेगा, 8 रुपए लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3,50,000 पे लगते हैं तो 1 किलो पे कितने लगेंगे, 6 रुपए लगेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3,50,000 पे लगते हैं तो 1 किलो पे कितने लगेंगे, 6 रुपए लगेंगे। टोटल कॉस्ट मेरी यहाँ पे कितनी आ गई, 20 रुपए आ गई। कितनी आ गई मेरी यहाँ पे, 20 रुपए आ गई। तो मेरी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को जब मैंने पहले कहां से बांटा भाई, मैंने क्या किया था, सर्विस कॉस्ट सेंटर, कॉमन कॉस्ट सेंटर से लेके आया था प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे, और प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे मैं किससे ले गया, प्रोडक्ट पे लेके चला गया। ठीक है, तो यही है क्या मेरी एबीसी कॉस्टिंग। और जो यहाँ पे ड्राइवर्स यूज हो रहे हैं, 2 ड्राइवर्स यूज हुए। एक तो पहले एलोकेशन में हुए, वहां पे मेरा क्या हुआ था, कितनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, कितनी यानी कि कितना मेरा क्या हुआ, किलोवाट कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो किलोवाट कंज्यूम्ड क्या था मेरा, पहला ड्राइवर था। दूसरा क्या था मेरा ड्राइवर जब प्रोडक्ट पे लेके आया, क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो चलते हैं आगे जरा। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देखो क्या कहता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड दैट आइडेंटिफाइज एंड असाइंस कॉस्ट टू ओवरहेड एक्टिविटीज एंड देन असाइंस दोस कॉस्ट टू प्रोडक्ट। पहले तो क्या था, खर्चा था, टोटल कॉस्ट क्या थी तुम्हारी, इलेक्ट्रिसिटी की थी, उसको लेके आया किस पे, ओवरहेड पे। ठीक है, ओवरहेड पे एलोकेट किया, और ओवरहेड से किस पे एलोकेट, ओवरहेड पे कैसे लेके आया, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे एलोकेट किया, और प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे किस पे एलोकेट कर दिया उसने, प्रोडक्ट पे एलोकेट कर दिया। एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम रिकॉग्नाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, ओवरहेड एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, एंड थ्रू दिस रिलेशनशिप इट असाइंस इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स लेस आर्बिट्रेटरी देन द ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट फीजिबल मेथड है, मोस्ट लॉजिकल मेथड है। एक बार इससे हमेशा क्या होगी, आपकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, करेक्ट एलोकेट होगी, लेकिन आपका जो कॉस्ट ड्राइवर होना चाहिए वो कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही पढ़ लेते हैं कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। कॉस्ट ड्राइवर इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ अ कॉस्ट। ठीक है भाई, कॉज क्यों रही, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, ठीक है, इसलिए क्या आया है, बिल आया है। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या बना है, फिनिश गुड बना है।
ठीक है, एंड इट्स अफेक्ट इन ऑन टोटल कॉस्ट इनकर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड डिटरमाइन द टोटल बिल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. इन सच सिनेरियो द नंबर ऑफ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज अ कॉस्ट ड्राइवर. करेक्ट गाइस? तो आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, यहां पर मैंने आपसे कुछ कॉस्ट डिस्कस की, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, मैं ज्यादा मेरे डेफिनेशंस पे नहीं गया, पर मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया, व्यू दिया है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए मैंने अपना एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है. ठीक है, वो मेरे चैनल पे है, उसको जाके आप देख सकते हैं. बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है मैंने उसमें. ठीक है, एक सबसे बड़ी बात, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे वहां पे, ठीक है, तो आप जो भी आपसे वो सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं, अगर आप उसके पीछे एग्जाम्पल को सब्सटेंशिएट कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है. ट्रस्ट मी गाइज, आई गॉट सिलेक्टेड इन नेस्ले एंड आई हैव अडॉप्टेड द सेम अप्रोच. ठीक है, इंटरव्यूअर इंप्रेस होता है. ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये बंदा बहुत ही लॉजिकल सोचता है. जहां पर वो देखेगा कि बंदा बहुत ही लॉजिकल सोचता है, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू सिलेक्ट यू. ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलना डजेंट मैटर. इफ यू आर स्पीकिंग इफेक्टिवली एंड इफ यू आर स्पीकिंग सेंस, देन द इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी वेल and you are definitely going to crack the interview. So all the best for your interviews and all the best for your campus placements. ठीक है, कुछ कंपनीज आपका GDs भी लेती हैं. ठीक है, आप निखिल गुप्ता सर की वीडियोस देख सकते हैं. उन्होंने कुछ पॉडकास्ट निकाली हैं जहां पे उन्होंने कुछ ऑडियो सेशंस रखे हुए हैं बच्चे के, जहां पे वो आपको GDs की तैयारी करवा रहे हैं. ठीक है, डेफिनेटली वहां पे जाएं. बट अगर आपको कॉस्टिंग के कंसेप्ट्स के बारे में देखना है तो ये वीडियोस आप जरूर देखें. ठीक है, मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ आगे, कुछ और कंसेप्ट्स मेरे को समझाने हैं आपको अच्छे से. ठीक है, कॉस्टिंग के बारे में. तो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज.